मैं जो चीज़ सामने रखना चाहता हूँ वो मैं 5-7 मिनट में 10 मिनट में रख देता हूँ। उसके बाद सब लोग अपनी राय दें और फिर हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि मैं यहाँ पे एक सहाफ़ी की हैसियत से आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। नंबर एक ये है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफ़ी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम 7 से 8 लोग हैं जो इन धमकियों का सामना करते रहे हैं। इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया सिर्फ। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तज्जिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे हैं। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद हैं, हम सब जानते हैं कब कब किस किस ने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबो गरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हम में ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एआर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को यह धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया। इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया। उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन्स आ रहे हैं कहीं पे, मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस हैं, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। मेरी अरशद भाई से बात हुई तो वो भी चाहते थे चीजें हल हो जाएं। उनका भी मकसद ये था कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो और पाकिस्तानियों के साथ जो धोखा किया गया है उस धोखे का अजाला हो जाए। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होंगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है।
मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा, मुझे इतनी तकलीफ हुई है। तो अरशद शरीफ भाई ने इस लड़ाई को एक और लेवल पे ले गए वो, अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है, अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन उसका जनाजा था, उससे पहले तमाम सहाफियों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस दिन भी उसके मौकिफ को गलत साबित करने की कोशिश की गई। दिस इज नॉट फेयर। उसकी लाश का मजाक उड़ाया गया, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूं। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया अरशद शरीफ पे। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन दिल के बहुत करीब था। जब मैं गिरफ्तार था, यहाँ पे जवेरिया भाभी मौजूद है, इनसे पूछिएगा, अरशद भाई ने टिकटॉक बनाना सीखा सिर्फ इसलिए कि इमरान रियाज गिरफ्तार है, मैं वीडियोस बनाकर उस पर डालूंगा। वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में तो अरशद शरीफ क्या करता। वो तो कभी चैन से नहीं बैठता, अरशद भाई कभी चैन से नहीं बैठता। ये चीज मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज, ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे, और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी, लेकिन हमारा भाई मार दिया है। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अरशद भाई का खून जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है कि कीनिया के अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर ये छप रहा है, और हमारे यहाँ पे एक सुर्खी से ज्यादा या एक कॉलम से ज्यादा हमारे ताकतवर लोग यहाँ पे लगने नहीं दे रहे। इसको कभी हादसे का रुख दिया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, और बार बार इसके ऊपर मौक़िफ़ बदला गया। हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं इस केस के बारे में, कीनिया में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIR करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें, हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम सारे जिंदा थे। अब हम में एक शहीद है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाएं। लिहाजा अब हम बताएंगे, लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं,
और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था, वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे, तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं। और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए, एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं, वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो अरशद शरीफ का कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए उसके जनाजे में कितने लोग आए आप सबने देखा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? वो चीखता चिल्लाता इस दुनिया से चला गया, चीफ जस्टिस को उसने लेटर लिखा, सबको बता रहा था, टीवी पे कह रहा था, जंगल में पड़ा हुआ था 2.5 महीने से, एक ही कमीज के अंदर वो वीलॉग्स कर रहा था, उसने खुद बोला अपने मुंह से। तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा सवाल पूछेगा मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो, खत लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखो। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, मैंने जाकर उसको लेटर बॉक्स में डाला है। लिखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करो। इतने खत लिखो, इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। पूरा पाकिस्तान खत लिखे, ओवरसीज पाकिस्तानी खत लिखें, लाखों खत पहुंचने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोजाना। आज शुरू हो जाए, अगले 10 दिन तक खत लिखें, रोज खत लिखें, सारे खत लिखें, बच्चे लिखें, खवातीन लिखें, बुजुर्ग लिखें, नौजवान लिखें, स्टूडेंट्स लिखें, मजदूर लिखें, तमाम लोग खत लिखो। लिखो खत और भिजवाओ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, झंझोड़ो अपने ईवानों को, और वहां खत में सिर्फ छोटी सी डिमांड करें अपने अल्फाज में कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाइए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनवाइए जहां पे जाकर हम तमाम हकायक रखें। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता, मैंने साबिर भाई को बताया है कि ये कैसे हुआ खत लिखने वाला मामला, लेकिन ये अरशद भाई का आइडिया था। आप सब लोग खत लिखें, 5 लाइनें लिखें, 2 लाइनें लिखें, 4 लाइनें लिखें, 4 सफ़े लिखें, तफसील लिखें, और अरशद शरीफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मांगे। लिखना क्या है, सिर्फ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अपनी रिक्वेस्ट करें, लिफाफे में डालें, टिकट लगवाएं, और लेटर बॉक्स में डालते हुए अपनी 10 सेकंड की वीडियो बना लें। जब आप उसको लेटर बॉक्स में डाल रहे हो तो अपनी 10 सेकंड की वीडियो बनाकर यहीं पे भी हम लोग तय कर लेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कि इसका कोई हैशटैग बना लें या कोई इसकी कंपेन लॉन्च कर दें। जो लोग भी, जो शख्स भी लेटर डाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ के लिए, वो एक जुमला वहां बोल दे खड़ा होकर लेटर डाल के कि अरशद शरीफ को इंसाफ दीजिए, और 10 सेकंड या 5 सेकंड की वो वीडियो सोशल मीडिया पे उस हैशटैग के साथ डाल दें। हम चाहते हैं कि इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। आप सब लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, सब लिखिए, 10 दिन तक खत लिखिए। उसके बाद क्या करना है अल्लाह और रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह।